हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेगमेंट में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट्स और उनके बीच में रिलेशन। इलास्टिक कांस्टेंट्स जैसा आप जानते हैं ई, जी, के, ये तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। म्यू और एम ये रेशियो है। यहाँ पर जैसे ई को कहा जाए तो ई इज़ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जी इज़ द शियर मॉडुलस या इसी को हम लोग कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, के को बल्क मॉडुलस, म्यू को पॉइजन्स रेशियो और एम को कहा जाता है मॉडुलर रेशियो। तो सबसे पहले हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या फार्मूला है, उस फार्मूले पर चर्चा करेंगे और उससे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज के इस लेक्चर से कम एक क्वेश्चन आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ये बिल्कुल नोट कर लें आप। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइजन्स रेशियो के बारे में। पॉइजन्स रेशियो जिसको हम कहते हैं म्यू। ये जो पॉइजन्स रेशियो है बेसिकली दो प्रकार की स्ट्रेन का रेशियो है। कौन कौन से स्ट्रेन? एक है लैटरल स्ट्रेन और एक है लीनियर स्ट्रेन। किसी भी बॉडी के लिए लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का जो अनुपात होता है वही बेसिकली पॉइजन्स रेशियो कहलाता है। आइए जानते हैं कैसे निकालते हैं इसको। सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, इस तरह से एक सिलेंडर टाइप की बॉडी है जिसका स्टार्टिंग में डायमीटर कैपिटल डी और लंबाई एल है। यदि हम इसके ऊपर एक फोर्स लगा देते हैं, फोर्स लगा करके इसको खींचते हैं तो इसकी लंबाई तो बढ़ जाती है। लंबाई जैसे ही बढ़ती है तो उसी के साथ साथ इसके डायमीटर में कमी आ जाती है। लंबाई बढ़ी, लंबाई बढ़ करके L से L प्लस डेल्टा L हो गई, लेकिन इसका जो डायमीटर कैपिटल D था वो कैपिटल D से कम होकर के स्मॉल d हो गया। यानी कि जाहिर सी बात है लंबाई में वृद्धि हुई है और लैटरल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मतलब है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन के पैरेलल जो भी मेजरमेंट होगा वो लीनियर मेजरमेंट होगा। इस लगाए गए बल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी दिशा आएगी, जो भी मेजरमेंट होगा उसको हम लैटरल मेजरमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले देखा जाए डायमीटर में कमी कितनी है, तो आप कहेंगे डायमीटर में जो कमी आई वो लिख सकते हैं हम कैपिटल D माइनस स्मॉल d। इसको जनरली हम डेल्टा डी भी कह सकते हैं। ये डायमीटर में कमी है। अब देखा जाए दो डायरेक्शन है, अगर हम इस लंबाई वाली डायरेक्शन को कहें तो इसको लीनियर कह सकते हैं और इस वाली डायरेक्शन को कहें तो इसको हम लैटरल कह सकते हैं। यहाँ पर हम दो प्रकार के स्ट्रेन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लैटरल स्ट्रेन। स्ट्रेन वो भी कौन सी? लैटरल। लैटरल स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे लैटरल डायरेक्शन में होने वाली कमी यानी कि कैपिटल D माइनस डी डिवाइडेड बाई पहले वाला डायमीटर कैपिटल D, यानी कि चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर, दैट इज नोन एज लैटरल स्ट्रेन। ध्यान रखना है यहाँ पर अगर ये लंबाई बढ़ रही है तो ये लंबाई कम होगी, यानी कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे अगर हम लीनियर स्ट्रेन की बात करें, एप्सिलॉन लीनियर की बात करें, लीनियर का मतलब है लंबाई की दिशा में, तो आप कहेंगे ये होगा डेल्टा L डिवाइडेड बाई L। डेल्टा L चेंज इन लेंथ है और L क्या है? ये ओरिजिनल लंबाई है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रेन की बात की जा रही है, एक्चुअल स्ट्रेन की बात नहीं की जा रही है। ये हो गया आपका लैटरल स्ट्रेन, ये हो गया आपका लीनियर स्ट्रेन। किसी भी पदार्थ के लिए लैटरल स्ट्रेन, एप्सिलॉन लैटरल और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात को ही पॉइजन्स रेशियो कहा जाता है, म्यू कहते हैं। कैलकुलेशन के दौरान इसमें नेगेटिव साइन लिया जाता है, यानी कि म्यू इज इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन लैटरल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन लीनियर। ध्यान रखना है म्यू का मान जो आएगा ये पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है, ये भी आपको देखना है।
अपसाइलन लैटरल और अपसाइलन लीनियर में देखा जाए तो जनरली जो भी हमारे पास मटेरियल्स होते हैं उन सारे मटेरियल्स के लिए इनमें से एक मान पॉजिटिव होता है और एक मान नेगेटिव होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए यदि लीनियर डायरेक्शन में इसकी लंबाई बढ़ रही है तो डेल्टा एल पॉजिटिव होगा, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी ये हमारी पॉजिटिव आने वाली है। और जो यहाँ पर डेल्टा डी आ रहा है जो कि सिकुड़ रहा है, इसमें कमी आ रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू जो आने वाली है क्या आएगी, निगेटिव आएगी। यानी कि यदि हम इसी में कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, जो पी हमारे टेंशन में था, यदि हम इसी को कंप्रेशन में लगा दें तो क्या होगा, इसकी लंबाई कम होगी, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, और इसका डायमीटर बढ़ जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जनरल मटेरियल में देखा जाए तो एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव आने वाली है। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आएगी तो होगा क्या, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू अगर नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो म्यू का मान जो आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, ज़्यादातर पदार्थों में म्यू का जो मान होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब आइए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखा जाए पहला पॉइंट आपको याद करना है कि पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। इलास्टिक लिमिट के भीतर यदि डिफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज हम बना दें, अगर ये जो डिफॉर्मेशन किया जा रहा है चाहे वो लैटरल डायरेक्शन में हो चाहे वो लीनियर डायरेक्शन में हो, दोनों डायरेक्शन में जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है यदि यह इलास्टिक लिमिट के भीतर है तभी आप इस अनुपात को पॉइजन अनुपात या पॉइजन्स रेशियो कहेंगे। यानी कि प्रत्यास्था सीमा के भीतर लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात को ही पॉइजन्स रेशियो कहा जाता है। दूसरा पॉइंट हमारा आएगा, यदि आप पॉइजन्स रेशियो को ही कैलकुलेट कर रहे हैं लेकिन डिफॉर्मेशन जो है वो इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया है, प्रत्यास्था सीमा के बाहर चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के अनुपात को कॉन्ट्रैक्शन रेशियो कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्शन रेशियो और पॉइजन रेशियो में क्या डिफरेंस है, पॉइजन्स रेशियो और कॉन्ट्रैक्शन रेशियो दोनों लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात है, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अगर आप भीतर होते हैं तो उसे पॉइजन्स रेशियो कहा जाता है, और यदि आप इलास्टिक लिमिट के बाहर हो जाते हैं तो उसे ही कॉन्ट्रैक्शन रेशियो कह दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्शन रेशियो और पॉइजन रेशियो में आई थिंक आपको अंतर समझ में आ रहा होगा। इलास्टिक लिमिट के भीतर लैटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के अनुपात को पॉइजन्स रेशियो कहते हैं, जबकि प्रत्यास्था सीमा के बाहर इसी अनुपात को कॉन्ट्रैक्शन रेशियो कहा जाता है। अब आइए हम पॉइजन्स रेशियो के बारे में कुछ बातें करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि पॉइजन्स रेशियो का मान जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। क्वेश्चन ये होता है कि पॉइजन्स रेशियो का मान कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, पॉइजन्स रेशियो का मान 0 से लेकर के 0.5 तक वेरी करता है। ये किसके लिए वेरी करता है, ये उन पदार्थों के लिए वेरी करता है जो सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले सभी पदार्थों के लिए जो म्यू का मान होता है वो नंबर 1 पॉजिटिव होता है और नंबर 2 उसका मान 0 से 0.5 के बीच में वेरी करता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्या म्यू का मान नेगेटिव भी होता है। तो हाँ, नेगेटिव कब होगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू अगर यहाँ पर नेगेटिव लगाई गई, यानी कि ये साइन अगर नेगेटिव लगाया गया तो जाहिर सी बात है कि ब्रैकेट के भीतर वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाए तब तो म्यू का मान नेगेटिव हो जाएगा। जैसे यदि हम किसी बॉडी पर इस तरीके से फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने से इसकी लंबाई तो बढ़े ही बढ़े और साथ में इसका डायमीटर भी एक्सटेंड हो जाए, यानी कि लंबाई भी बढ़े और डायमीटर भी बढ़े, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि लीनियर स्ट्रेन भी पॉजिटिव होगा और लैटरल स्ट्रेन भी पॉजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, एक सिंपल सी भाषा में, सपोज दैट ये हमारी उंगली है, अभी इसकी लंबाई जो भी है और इसका जो डायमीटर भी है दोनों हैं इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर हम यहीं पर प्लायर से पिलास से पकड़ करके इसको थोड़ा सा खींच दें, यहाँ तक खींच दें, तो क्या होगा, क्या होगा, इसकी लंबाई भी बढ़ जाएगी और होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा इसका डायमीटर भी बढ़ जाएगा। बेसिकली ऐसा मटेरियल्स में नहीं होता है, ऐसा ह्यूमन टिश्यूज़ में हो सकता है, मानवीय अवशेषों में हो सकता है, लेकिन हाँ यदि किसी पदार्थ में ऐसा होता है कि उसका लीनियर डायरेक्शन में भी मान बढ़ रहा है और लैटरल डायरेक्शन में भी मान बढ़ रहा है, यानी कि ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में म्यू का मान नेगेटिव आ सकता है। वे पदार्थ जिनके लिए म्यू का मान नेगेटिव होता है, ऐसे पदार्थों को रिहोप्लास्टिक मटेरियल
क्या बोलते हैं, रिहोप्लास्टिक मटेरियल कहा जाता है। वह पदार्थ जिनके लिए म्यू का मान ऋणात्मक होता है, ऐसे पदार्थों को हम रिहोप्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। रिहोप्लास्टिक मटेरियल के लिए जो म्यू का मान होता है वो कहाँ तक वेरी करता है, तो हम बताएंगे 0 से कम होता है और ये -1 तक वेरी करता है। -1 निगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा, रिहोप्लास्टिक होगा। अब इसका मतलब है कि म्यू का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो देखो सबसे लोएस्ट वैल्यू जो है वो -1 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0.5 है। अब देखा जाए इसी इतने से प्रतिवर्ष लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है। एसएससी में पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए और आपका ऑप्शन क्या सही होना चाहिए वो भी देखिए। अगर ये पूछता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो, म्यू लिमिटिंग, अगर ऐसा पूछता है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो क्या होता है, केवल इतना लिखा गया है कि पॉइजंस रेशियो का लिमिटिंग मान क्या होता है, तो आपका सही जवाब होगा कि -1 से 0.5। ध्यान रखिएगा ये लिमिटिंग वैल्यू है जिसमें दोनों शामिल हैं, रिहोप्लास्टिक मटेरियल भी शामिल है और वह पदार्थ भी शामिल हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। अगर ऐसा सवाल पूछा जाता है फॉर जनरल मटेरियल द लिमिट ऑफ पॉइजंस रेशियो, द लिमिट ऑफ पॉइजंस रेशियो, तो आपका जवाब होगा 0 से 0.5। 0 से 0.5 कब होगा, ये तब होगा जब जनरल मटेरियल केवल लिख दिया जाए या ऐसा लिख दिया जाए द मटेरियल विच इज़ यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग, वह पदार्थ जो सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए पॉइजंस रेशियो की लिमिट क्या होती है, तो आपका जवाब होगा 0 से 0.5। ध्यान रखना है 0 से 0.5 जो होता है ये किसके लिए होता है, वह पदार्थ जो सिविल इंजीनियरिंग में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि नेगेटिव वैल्यू अगर आ जाती है तो आप साफ साफ बोल देंगे कि यह नेगेटिव वैल्यू रिहोप्लास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। आइए देखते हैं कि ये जो म्यू का मान है ये अलग अलग पदार्थों के लिए कितना कितना होता है, किसके लिए कितना होता है, इसके लिए हम आपको टेबल दे रहे हैं। टेबल के हिसाब से जो म्यू की जो वैल्यूज़ दी गई हैं इन सारी वैल्यूज़ को आप याद करेंगे। जैसे म्यू का मान कॉर्क के लिए 0 है, म्यू का मान लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए 0.25 से 0.42 तक वेरी कर रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि म्यू का मान जो आपका स्टील के लिए हो कितना है। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये आपको याद करनी है, इनको किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है, सारे जितने लिस्ट में दिए गए हैं आपको इनको याद करना है, ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं हैं तब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट टर्म लेते हैं मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो जिसको हम कहते हैं स्मॉल एम। मॉडुलर रेशियो क्या है, बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहली डेफिनेशन के अनुसार m जो होता है ये पॉइजंस रेशियो का व्युत्क्रम होता है। m इज इक्वल टू 1/μ, यानी कि पॉइजंस रेशियो के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो कहते हैं। पॉइजंस रेशियो के यहाँ पर देखा जाए दूसरी चीज़, अगर हम मॉडुलर रेशियो को और आगे डिफाइन करें तो आरसीसी के डिज़ाइनिंग के दौरान मॉडुलर रेशियो को इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है, m इज इक्वल टू ES/EC, या कहीं कहीं पर m इज इक्वल टू ES/EC डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा, ये भी लेते हैं, या कहीं कहीं m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CB भी लेते हैं। ये चारों केसेस में मॉडुलर रेशियो है। कौन सा कहाँ यूज किया जाता है, बेसिकली जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर जो पॉइजंस रेशियो लिया जाता है जो मॉडुलर रेशियो लिया जाता है वो पॉइजंस रेशियो का व्युत्क्रम लिया जाता है, यानी कि 1/, पॉइजंस रेशियो यानी कि लीनियर स्ट्रेन बटा लैटरल स्ट्रेन ही नोन एज मॉडुलर रेशियो। लेकिन जब हम आरसीसी डिज़ाइनिंग में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर मॉडुलर रेशियो जो होता है वो स्टील और कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अनुपात लिया जाता है। यहाँ पर भी स्टील और कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अनुपात लिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट और ऐड की गई है 1 प्लस अल्फ़ा। तो ये टर्म और ये टर्म दोनों डिफरेंस कैसे हैं, ध्यान रखना है। ये मॉडुलर रेशियो तब यूज किया जाता है जब शॉर्ट टर्म लोडिंग हो।
लेकिन ये इक्वेशन तब लिया जाता है जब लॉन्ग टर्म लोडिंग हो। लॉन्ग टर्म लोडिंग का मतलब है कांस्टेंट लोड लगाया गया हो और उस बॉडी में धीरे धीरे परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगा हो, यानी कि क्रीप का जनरेशन होने लगा हो। तो ऐसे केस में इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। इसको हम लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए प्रयोग करते हैं। इसमें जो अल्फ़ा लिया गया है, ये अल्फ़ा जो है ये क्रीप कोफिशिएंट है। क्रीप कोफिशिएंट के बारे में लास्ट लेक्चर में बताया जा चुका है कि अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन डिवाइडेड बाय इलास्टिक स्ट्रेन दैट इज़ नोन एज क्रीप कोफिशिएंट। तो ये जैसे जैसे डेज का मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे दिनों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्रीप कोफिशिएंट का मान चेंज हो जाता है। तो ये जो फार्मूला है ये लॉन्ग टर्म लोडिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। ये वाला फार्मूला शॉर्ट टर्म लोडिंग के लिए, ये हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यूज कर रहे हैं। और ये m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC का जो फार्मूला है ये WSM डिज़ाइन के दौरान यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में प्रयोग करते हैं एज पर IS कोड 456 के अनुसार m का जो मान लिया जाता है वो 280/3 सिग्मा CBC लिया जाता है, जहाँ पर सिग्मा CBC क्या है, ये कंक्रीट के लिए परमिसिबल कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेंथ है या स्ट्रेस बोल सकते हैं। परमिसिबल सिग्मा का मतलब स्ट्रेस, सी का मतलब कंक्रीट, बी फॉर बेंडिंग, सी फॉर कंप्रेशन में, यानी कि कंप्रेशन में बेंडिंग कंप्रेशन में कंक्रीट के लिए परमिसिबल स्ट्रेस है। तो ये m के चारों मान लिए जाते हैं। इनमें से ये तीनों मान डिजाइनिंग के दौरान यूज किए जाते हैं और ये हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स E, G और K के बारे में। सबसे पहले E, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहले E के बारे में बात की जाएगी। E क्या है बेसिकली? यदि हम किसी बॉडी पर यहाँ पर फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा करके इसको इसकी दिशा में लंबाई में वृद्धि कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो डेल्टा L है ये लीनियर इलांगेशन है और ये इसकी ओरिजिनल लंबाई है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ये वैल्यू आ रही है डेल्टा L डिवाइडेड बाई L, इसी को कहा जाता है लीनियर स्ट्रेन। क्या बोलेंगे? लीनियर स्ट्रेन। और दूसरी बात, यहाँ पर जो फोर्स लगाया गया है और ये जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है ध्यान रखना है, जहाँ पर जिस एक्सिस पर फोर्स लगाया जा रहा है इसी फोर्स को आप कट करते जाइए। जैसे कोई आपका हाथ खींच रहा है ऐसे यहाँ से जोर से, अगर आपका हाथ खींच रहा है तो जिस दिशा में बल लग रहा है उस एक्सिस को काटिए, ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काटिए और काटने के बाद जो आपको सेक्शन मिले, जैसे कि यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं इसको यहाँ से काटें तो इधर से जो भी एरिया मिलेगा वो होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पर अगर हम F फोर्स इधर लगा रहे हैं और इसको इस तरह से कट करेंगे तो जो हमको एरिया मिलेगा ये वाला, ये होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर हम इस F को इस एरिया से भाग देते हैं तो इसी स्ट्रेस को कहा जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस, या इसी को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या इसी को हम लीनियर स्ट्रेस, या इसी को हम प्राइमरी स्ट्रेस, या इसी को हम नॉर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए यदि ये इलांगेशन जो हो रहा है, यदि ये इलास्टिक लिमिट के भीतर है और ये बॉडी भी एक इलास्टिक बॉडी है, तो हुक ने कहा था कि लीनियर स्ट्रेस, यानी कि ये जो स्ट्रेस है और ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि यहाँ पर हुक के नियमानुसार मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू होगा डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लीनियर स्ट्रेन। ध्यान रखना है, हम इस डायरेक्ट स्ट्रेस को और इस लीनियर स्ट्रेन को यहाँ पर इस भाषा में भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस को अगर कोई लिखना चाहे तो इसको आप लीनियर स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल स्ट्रेस भी कह सकता है, जबकि लीनियर स्ट्रेन को भी हम एक्सियल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो ई है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान रखना है ई का जो मान होता है ये किसी पदार्थ के लिए नॉन चेंजेबल होता है। ई का मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ई के बारे में कि किसी पदार्थ को गर्म करके उसकी पदार्थ की इलास्टिसिटी को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। गलत बात। कभी भी किसी पदार्थ को गर्म करके या ठंडा करके उसकी इलास्टिसिटी को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, परमानेंटली नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, किसी बॉडी पर कंप्रेसिव फोर्स या टेंसाइल फोर्स लगा करके क्या ई के मान को परिवर्तित किया सकता है? तो ऑप्शन होगा नहीं। आप चाहे कंप्रेसिव फोर्स लगा दें, चाहे टेंसाइल फोर्स लगा दें, चाहे शियर फोर्स लगा दें, चाहे ट्विस्टिंग लगा दें, चाहे बेंडिंग लगा दें,
बॉडी पर किसी भी प्रकार का फोर्स अप्लाई करने से उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी पदार्थ पर फोर्स लगाया जा रहा है, यदि उसकी लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, डायमीटर को 2 गुना कर दिया जाए या उसको खोखला कर दिया जाए, इन सारे डायमेंशन चेंजेस के आधार पर भी अगर हम देखें तो उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, यदि कभी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी या घट जाएगी, तो हर हाल में आपको एक ही चीज़ लगाना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल रिमेन्स कांस्टेंट, परिवर्तित नहीं होगी। आइए हम अगला टर्म देखते हैं, जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, सपोज दैट हमारे पास इस तरह से एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में देखें अगर हम, तो इसको हम नीचे भी बना दें। यह ब्लॉक पूरा एक सीट पर रखा हुआ है और जो कि बिल्कुल रिजिडली फिक्स्ड किया गया है। अगर हम यहाँ पर इसके इस सरफेस पर एक फोर्स लगाएं, एस ऐसा फोर्स है जो इसको सीयर कराने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखना, यदि इसके नीचे ये जो तल है, ये सरफेस जो है, यदि इसमें चिपका ना हो, रिजिडली हेल्ड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में यह बॉडी इसके ऊपर स्लिप कर जाएगी और ऐसे को हम फ्रैक्शन कहेंगे। बॉडी फ्रैक्शन करते हुए आगे चली जाएगी। लेकिन यदि इस बॉडी को हम इसके ऊपर चिपका देते हैं, बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल रिजिडली हेल्ड हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन जब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी आगे की ओर मोशन नहीं कर पाएगी। ध्यान रखना है, आगे की ओर मोशन नहीं कर पाएगी, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कुछ ऐसा एरिया है जो इस फ्रैक्शन को सीयर होने को रोक रहा है। वह एरिया जो इस सीयरिंग को रोक रहा है, उस एरिया को हम कहते हैं सीयर एरिया। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यह एरिया नीचे वाली प्लेट के टच में है और जो कि इसको सीयर करने से रोक रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं एस, दैट इज़ द सीयरिंग फोर्स, तो जाहिर सी बात अगर ये बॉडी आगे की ओर नहीं खिसक रही है तो इसी बल के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिंग सीयर या सार कह सकते हैं। रेजिस्टिंग सीयर फोर्स और सीयर फोर्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, चूंकि इधर से लगाया गया बल इधर से लगाए गए बल के बराबर होगा। ये रेजिस्टिंग सीयर फोर्स है। कितने एरिया पर काम कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम नाम दे दें P, Q, R और S, ये टोटल एरिया पर जो फोर्स काम कर रहा हो कितना है, SR है। अगर हम इस SR को एरिया ऑफ P, Q, R, S से डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरोधी कर्तन बल, जिसे हम कहते हैं शियर स्ट्रेस। और इसी को डिनोट किया जाता है टाउ से। टाउ क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला विरोधी कर्तन प्रतिबल। तो इसको हम कहते हैं टाउ और इसका मात्रक हो गया, अगर ये शियर फोर्स आपका न्यूटन में था और एरिया आपका mm² में है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर mm²। ध्यान रखना है, टाउ क्या है, टाउ इज द शियर स्ट्रेस। एक बार हम फिर से बता दें टाउ क्या है, तो आप बताएंगे टाउ बराबर है, चूंकि SR का मान S के बराबर होगा तो हम इसको S ही लिख सकते हैं। टाउ इज इक्वल टू शियरिंग फोर्स या शियर फोर्स डिवाइडेड बाई शियरिंग एरिया। ये टाउ है, इसका मात्रक न्यूटन पर mm² होगा। ध्यान रखना है, यहाँ पर कौन सा एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं लिया गया, यहाँ पर एरिया ऑफ टच लिया गया है। दूसरी बात, शियर एरिया के मामले में अगर हम देखें, एक ऐसा ब्लॉक रख दें जिसको हम ऊपर से भी फिक्स कर दें और नीचे से भी फिक्स कर दें और यहाँ से फोर्स लगाएं, ऐसी कंडीशन में फोर्स S वही होगा, लेकिन जो एरिया लिया जाएगा वो दोनों तरफ पे लिया जाएगा, चूंकि शेयरिंग दोनों तरफ हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम कह दें नीचे का एरिया A है और ऊपर का एरिया भी A है, तो ऐसे केस में टाउ बराबर जो लिया जाएगा वो S/2A लिया जाएगा।
ध्यान रखना है, यस अपान 2a। यदि हम किसी पाइप के भीतर से दूसरी पाइप सरका रहे हैं, किसी पाइप के भीतर से दूसरी पाइप को सरका रहे हैं, तो क्या होगा, शियर एरिया जो होगा वो इसका बाहरी सरफेस का एरिया लिया जाएगा। यानी कि अगर हम इस अंदर वाली पाइप के रेडियस को r मान लें तो 2 पाई r जो है ये इसकी परिध हो गई, और इसको l से गुणा कर देंगे तो इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, ये आपका शेयरिंग एरिया होगा, चूंकि ये पूरा एरिया इसके अंदर से सरकता हुआ बाहर की ओर आने का प्रयास कर रहा है। तो ध्यान रखना है शियर एरिया कितना लिया जा रहा है। शियर एरिया को बेसिकली हम कह सकते हैं ये एरिया ऑफ टच है, एरिया ऑफ टच। अब हम बात कर रहे हैं शियर स्ट्रेन की। जब यहां पर फोर्स लगाया जाता है, चूंकि बॉडी आगे की ओर स्लाइड नहीं कर पाती है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम यहां पर देखें ए बी सी और डी लिख दें, तो ये जो पोर्शन है ये डिफॉर्म हो जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, और ये ए पॉइंट यहां से यहां पहुंच जाता है, डी पॉइंट यहाँ पहुँच जाता है, बी पॉइंट थोड़ा आगे और सी पॉइंट थोड़ा आगे, इस तरह से डिफॉर्म हो जाते हैं। यानी ये कुल मिला के देखा जाए, यदि फ्रंट व्यू में देखा जाए तो हमको पहले यहाँ पर P दिखाई दे रहा था और यहाँ पर S, यहाँ पर A, यहाँ पर B। जब फोर्स लगाया गया इधर से तो ये A पॉइंट यहाँ भाग गया A डैश पर और B पॉइंट भाग गया B डैश पर। यहाँ पर जब ये बॉडी हल्का सा डिफॉर्म हुई आगे की ओर, तो हुआ क्या कि यहाँ पर अगर हम इस बॉडी को अलग अलग परत में माने, लेयर्स में मान लें, तो यहाँ पर हर एक लेयर एक दूसरे लेयर के ऊपर सरकने का प्रयास कर रही है। सबसे ऊपर वाली लेयर यहाँ वाला मॉलिक्यूल्स यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर सरकने का प्रयास कर रहा है, इस तरह से आगे की ओर। चूंकि ये सबसे नीचे वाला मॉलिक्यूल्स रिजिडली हेल्ड है, ये बिल्कुल आगे की ओर मोशन नहीं करेगा, और ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स बिल्कुल फ्री है, ये आगे की ओर मोशन कर सकता है। मोशन का मतलब है एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर स्लाइड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि जो P पॉइंट से जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उसमें शियर का डिफॉर्मेशन सबसे ज़्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन अगर देखें तो ये जो है A डैश जो है ये सबसे ज़्यादा डिफॉर्मेशन है। इस डिफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं शियर डिफॉर्मेशन। कितनी दूरी में है, तो P से A तक, P से A तक की जो दूरी है ये क्या है, ये है शियरिंग लेंथ। अगर हम यहाँ पर कह दें ये वैल्यू है शियर डिफॉर्मेशन, ये है शियरिंग लेंथ, जैसे हम लिखते थे डेल्टा L बाई L, बिल्कुल उसी तरीके से जो डेल्टा L था वो इलांगेशन था, यहाँ पर जो A डैश है ये क्या है, ये है शियर डिफॉर्मेशन, और P से A तक की जो दूरी है ये क्या है, शियरिंग लेंथ है। इसी को हम कहते हैं स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शियर डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय शियरिंग लेंथ। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखें और यहाँ पर लिख दें कि यह एंगल जो बन रहा है ये फाई है, तो इस त्रिभुज में PA डैश, PA डैश में यह अगर फाई है तो आप लिख सकते हैं tan फाई बराबर A डैश डिवाइडेड बाई AP, लंबटा आधार। चूंकि यहाँ पर फाई का मान बहुत कम होता है, अगर ये फाई का मान रेडियन में हो और बहुत छोटा हो तो इस tan फाई को हम फाई लिख सकते हैं, और फाई इज इक्वल टू हो जाएगा A डैश डिवाइडेड बाई AP, जहाँ पर A डैश क्या है, शियर डिफॉर्मेशन है, और AP क्या है, ये है शियरिंग लेंथ। इसी फाई को कहा जाता है शियर स्ट्रेन। ये है शियर स्ट्रेन और ये है आपका शियर स्ट्रेस। किसी प्रत्यास्थ पदार्थ में प्रत्यास्थता सीमा के भीतर शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के सीधे समानुपाती होता है। ऐसा हुक कह रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हुक के नियमानुसार किसी प्रत्यास्थ पदार्थ में शियर स्ट्रेस का मान शियर स्ट्रेन के सीधे समानुपाती होता है, और जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हम कांस्टेंट में कन्वर्ट करते हैं, इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आ जाता है G इंटू फाई। और यहाँ से अगर हम G बराबर देखें तो G बराबर आपको मिलेगा टाउ बाई फाई, जहाँ पर टाउ क्या है, टाउ इज द शियर स्ट्रेस
एंड फाई इज द शियर स्ट्रेन। यहाँ पर जो जी है, इस जी को दो नामों से जाना जाता है, शियर मॉडुलस भी कहते हैं इसको, और इसी को मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहा जाता है। शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं। मॉडुलस बल्क मॉडुलस के। तो बल्क मॉडुलस क्या है, इसे आइए जानते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास कोई ब्लॉक है जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। इसके 3 फलक हैं। तीनों फलक में ये वाला जो फलक है, अगर हम इसके एरिया को कह दें ये है AX, इस ऊपर वाले एरिया को कह दें ये है AY, और इस फ्रंट वाले एरिया को कह दें इसका एरिया है AZ। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? 3 डायरेक्शन में। देखा जाए ध्यान से, अगर हम यहाँ पर इस ब्लॉक के आयतन को कहें तो आप कहेंगे इसका जो आयतन अभी है वो है LBH के बराबर। हमको क्या करना है? इसके आयतन को परिवर्तित करना है। आयतन के परिवर्तन के लिए जो हमको स्ट्रेस लगाने हैं, जो फोर्स लगाने हैं, वो बिल्कुल ऐसे लगाने हैं जैसे कि पानी में डूबी हुई किसी वस्तु पर लगता है, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगाने हैं। आइए जानते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है। सपोज दैट यहाँ पर ये हमारी x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है, x, y और z। ध्यान दीजिए, इस फलक पर अगर हम यहाँ पर एक फोर्स लगाएं Fx, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर हम Fx लगाते हैं तो इस Fx की वजह से इसकी लंबाई बढ़ेगी। लंबाई बढ़ेगी तो इसकी चौड़ाई यानी कि जो h का मान है वो कम हो जाएगा और जो b का मान है वो भी कम हो जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं Fy, तो इधर भी Fy लगेगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएं Fz, यदि हम ये तीनों फोर्स लगा देते हैं और ये तीनों फोर्स जो लग रहे हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, तो क्या इससे आयतन में परिवर्तन होगा? डेफिनेटली आयतन में परिवर्तन होगा। लेकिन हम मॉडुलस, बल्क मॉडुलस के कैलकुलेशन के दौरान इस प्रकार के स्ट्रेस लगाते हैं ताकि इनका मान आपस में बराबर हो, यानी कि पूरे सरफेस पर एक समान स्ट्रेस लग रहा हो। एक समान स्ट्रेस का ये मतलब नहीं हुआ कि यहाँ पर जो बल लगाए जा रहे हैं Fx बराबर Fy बराबर Fz हो। Fx बराबर Fy बराबर Fz अगर है तो इसका मतलब है कि तीनों फलकों पर लगने वाले बलों के मान आपस में बराबर है। हमको बल बराबर नहीं करने हैं, हमको क्या करना है? हमको बराबर करना है कि इस तल पर, इस तल पर, इस तल पर लगने वाले प्रतिबल के मान आपस में बराबर हो। प्रतिबल का मतलब क्या? यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये Fx जो है, इसको यदि हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया AX से भाग दे दें तो इस डायरेक्शन में लगने वाला जो स्ट्रेस है हमको मिल जाएगा सिग्मा x। ऐसे इस डायरेक्शन में जो Fy लग रहा है फोर्स, अगर हम इस Fy को डिवाइड कर दें AY से तो जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा y, और सेम वे में यहाँ पर अगर हम Fz को डिवाइड कर दें इस एरिया से AZ से तो जो स्ट्रेस आएगा हो जाएगा सिग्मा z। ये सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले स्ट्रेस हैं। यदि इन तीनों स्ट्रेसेस के मान आपस में बराबर हो जाएं, Fx, Fy, Fz बराबर हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, लेकिन इन एरिया Fx डिवाइडेड बाई Ax का मान जो सिग्मा x आ रहा है, अगर ये सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z आपस में बराबर हो जाते हैं तो इस प्रकार के स्ट्रेसेस को सिग्मा h यानी कि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहा जाता है। इनको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्यों कहते हैं आइए जानते हैं। सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास एक बर्तन है जिसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। यदि हम इस पानी के भीतर में कोई वस्तु डुबा देते हैं h गहराई तक, तो पास्कल दादा कहते हैं कि इसके सभी सरफेस पर लगने वाले दाब की जो तीव्रता है वो एक समान होती है। द्रव में डूबी हुई किसी वस्तु के प्रत्येक सरफेस पर, प्रत्येक बिंदु पर लगने वाले पानी के प्रेशर की जो इंटेंसिटी है वो एक समान होती है।
यानी कि हर तरफ से देखा जाए, किसी भी फलक पर देखा जाए तो जो प्रेशर की इंटेंसिटी होगी वो एक बराबर होगी। यानी कि यह वस्तु द्रव में डूबी है और इसके प्रत्येक सरफेस पर जो लगने वाले स्ट्रेस की इंटेंसिटी है, जो प्रेशर की इंटेंसिटी है, वो एक समान है। इसी प्रेशर को वास्तव में कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर यानी कि सब फलक पर बराबर मात्रा से स्ट्रेस लगे तब। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये है। इसी के तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रेस लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि ये Fx, Fy, Fz बराबर नहीं करना है। हर एक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाली जो प्रेशर इंटेंसिटी या जो टेंसाइल स्ट्रेस है ये आपस में बराबर हो। तो यदि हमारे पास सिग्मा x, सिग्मा y और सिग्मा z के मान आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम कह देंगे कि यह बिल्कुल वैसा ही कार्य कर रहा है जैसा कि पानी में डूबी हुई एक वस्तु के ऊपर पानी का प्रेशर काम करता है। यदि किसी वस्तु पर इस प्रकार के स्ट्रेसेस अप्लाई किए जाएँ कि सभी स्ट्रेसेस की डायरेक्शन एक जैसी हो, यानी कि सब के सब या तो टेंशन में हो या तो सब के सब कंप्रेशन में हो और सबके मान आपस में बराबर हो, तो ऐसी कंडीशन में इन स्ट्रेसेस को हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अगर हम इन्हीं को इंडिविजुअली एक एक करके कहें तो हम सबको डायरेक्ट स्ट्रेस भी कह सकते हैं, एक एक करके। इसको भी डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट कह सकते हैं। लेकिन अगर हम तीनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं और तीनों के मान आपस में बराबर है तो इनको हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर बात आ रही है कि जब हम इस बॉडी पर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लगा देंगे तो जो इसका आयतन हो जाएगा वो बढ़ जाएगा और इसकी लंबाई L से बढ़ करके L प्लस डेल्टा L, चौड़ाई B से बढ़ करके B प्लस डेल्टा V और ऊंचाई इसकी h से बढ़ करके h प्लस डेल्टा h हो जाएगी। अगर ये टेंशन में लग रहे हैं तो, अगर ये कंप्रेशन में लग रहे हैं तो ये वैल्यू सब माइनस हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो इसका आयतन जो होगा v से बढ़ करके ये v से बढ़ करके v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। और यहाँ पर जो डेल्टा v है ये वास्तव में क्या है, इसी को कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम। क्या कहते हैं? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जो हुआ, ध्यान रखना है, पहले हम कोई बॉडी लेते थे जिसकी लंबाई L होती थी, इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती थी डेल्टा L, तो डेल्टा L को अगर हम L से भाग देते थे तो स्ट्रेन आता था। कौन सा स्ट्रेन? लीनियर, एक दिशा में। एक दिशा में, तो एक दिशा में जो फोर्स लगता था उसको कहते थे एक्सियल फोर्स। लेकिन यदि हमारे पास कोई ऐसी बॉडी है जिसमें दो भुजाएं हैं, लंबाई और चौड़ाई है, तो हमको इसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए दो दिशाओं में बल लगाना पड़ेगा। तो इसका एरिया जो A है वो बढ़ करके A प्लस डेल्टा A हो जाता है और डेल्टा A को अगर हम A से भाग देते हैं तब भी स्ट्रेन आएगा और इस स्ट्रेन को कहते हैं एरियल स्ट्रेन। क्या कहते हैं? एरियल स्ट्रेन। और इसमें दो दिशाओं में फोर्स लगाएगा इसलिए इसको कहते हैं वाई एक्सियल फोर्स। वाई एक्सियल फोर्स। लेकिन किसी पदार्थ के आयतन को चेंज करने के लिए तीन दिशाओं में फोर्स लगाएंगे इसलिए इनको हम कहते हैं ट्राई एक्सियल फोर्स। क्या बोलते हैं? ट्राई एक्सियल फोर्स कहते हैं। और वहाँ पर जब इसके आयतन में जो परिवर्तन हो रहा है उसको अगर हम आरंभिक आयतन से भाग देते हैं तो ये भी एक स्ट्रेन होगा, लेकिन इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। तो एक दिशा में वृद्धि हो रही है तो लीनियर स्ट्रेन, दो दिशाओं में हो रही है तो एरियल स्ट्रेन, और अगर तीनों दिशाओं में वृद्धि हो रही है और आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे। यानी कि यहाँ से हमको ये मिल रहा है कि पदार्थ के आयतन में जो चेंजेज हुआ है डेल्टा V और पदार्थ का जो पहले का आयतन था V, इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए तो इस अनुपात को कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें मिली, एक मिला हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और एक मिला हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब हुक ने फिर से कहा कि यदि ये सारे डिफॉर्मेशन जो लंबाई में वृद्धि हो रही थी, चौड़ाई में वृद्धि हो रही थी या ऊंचाई में वृद्धि हो रही थी, यदि सब के सब डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के भीतर हो रहे हैं तो इस प्रकार के पदार्थ के लिए हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मान जो होगा वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के सीधे समानुपाती होगा। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। या यहाँ से सॉल्व किया जाए तो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बराबर होगा K इंटू एप्सिलॉन V, या यहाँ से K बराबर आ जाएगा बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कहीं कहीं पर किताबों में इसको डायरेक्ट स्ट्रेस पे लिखा गया है, सिग्मा H को सिग्मा dV यानी कि डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी लिखा जाता है। तो ये बात हुई आपकी किसकी?
वल्क मॉडुलस की। ध्यान रखना है वल्क मॉडुलस के कैलकुलेशन के दौरान तीनों दिशाओं में लगने वाले स्ट्रेसेस के मान आपस में बराबर होने चाहिए। यदि नहीं है तो ऐसे केस में हम वल्क मॉडुलस का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, या इस फार्मूले का यूज़ तभी करेंगे जब हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस लग रहे हों। अभी हम लोगों ने पढ़ा ई, जी और के। इन तीनों के बारे में देखा जाए ई क्या है, तो ई जो है ये है डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लीनियर स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। जी क्या है, शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। के क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ध्यान रखना है इनमें क्या समानता है और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इन तीनों कांस्टेंट में, ये तीनों के तीनों इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। इनमें देखिए ऊपर वाली जो डिजिट है सब में, ये क्या है, सब में जो ऊपर वाली डिजिट है ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस ही है, और नीचे वाली जो सब में डिजिट है वो क्या है, सब में स्ट्रेन है। यानी कि ये तीनों के तीनों इलास्टिक मॉडुलस कहीं ना कहीं स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात हैं। बस शर्त है आपको ये याद रखना है कौन सा स्ट्रेस और कौन सा स्ट्रेन। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। ये जो तीनों स्ट्रेन हैं, इन तीनों स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि स्ट्रेन जो है वो मात्रकहीन क्वांटिटी है, यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो बचा क्या, स्ट्रेस। यानी कि इन सब का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही इन सब की यूनिट होगी। और स्ट्रेस की यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि तीनों प्रकार के इलास्टिक मॉडुलस की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि एक ही यूनिट है और तीनों के तीनों स्ट्रेस और स्ट्रेन के अनुपात है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, इन सब के बीच में रिलेशन। किसके किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन ई, जी, के, म्यू एंड एम। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब के बीच में रिलेशन पढ़ने वाले हैं। रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें से जो ई है, ई और म्यू, ये दोनों जो होते हैं ये किसी पदार्थ के लिए फिक्स्ड होते हैं, इनका मान परिवर्तित नहीं होता है, ये किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, केवल मटेरियल पर निर्भर करते हैं। इसलिए इन दोनों को इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कहा जाता है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कहा जाता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए, कई बार पूछा भी गया है, नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2। नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 2। कौन कौन से, ई और म्यू। इन सब के बीच में 4 रिलेशन हैं, हम इन 4 रिलेशन को आपके सामने दे रहे हैं। आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि इससे कम से कम एक क्वेश्चन आपका फंसने वाला है। सबसे पहला रिलेशन जो है वो है ई और जी के बीच में। ई और जी के बीच में जो रिलेशन है उसमें है ई इज इक्वल टू 2g 1 + म्यू। ये पहला रिलेशन है। दूसरा रिलेशन जो है वो आपका है ई और के के बीच में। इसमें क्या है, ई बराबर 3k 1 - 2 म्यू। तीसरा रिलेशन जी और के के बीच में है, जी एंड के के बीच में। इसमें है म्यू इज इक्वल टू 3k - 2g डिवाइडेड बाई 6k + 2g, 6k + 2g। और चौथा रिलेशन जो आपका है ये सबके बीच में है ई, जी एंड के के बीच में है। इसमें है ई इज इक्वल टू 9kg / 3k + g। ये 4 रिलेशन है आपके सामने। इन 4 रिलेशन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लें। इन रिलेशन के बगैर आगे का कोई भी सवाल नहीं हो पाएगा, तो इन सभी रिलेशंस को आपस में कंठस्थ कर लें। और दूसरी बात क्या याद करना आपको, म्यू के हमने जो आपको मान बताए हैं, पिछले जो हमने सीट दी थी आपको
उस सीट में हमने आपको बताया था कि म्यू का मान कितना कितना होता है, म्यू का मान कॉर्क के लिए कितना है, म्यू का मान ग्लास के लिए कितना है, म्यू का मान कंक्रीट के लिए कितना है और म्यू का मान रबर के लिए कितना है, म्यू का मान रिजिड मटेरियल के लिए कितना है, म्यू का मान स्टील के लिए कितना है, एल्युमिनियम के लिए कितना है। वो सीट जो हमने आपको बताई थी उस सीट को बिल्कुल याद कर लेना है, नंबर 1। और नंबर 2, ये टेबल आपको याद करनी है जो फार्मूले की है। फिर हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि इस पर सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहला फार्मूला E = 2g 1 + म्यू, E = 3k 1 - 2 म्यू, म्यू = 3k - 2g / 6k + 2g, और चौथा है जो इन सब के बीच में रिलेशन है, E = 9kg / 3k + g। यहाँ पर जो म्यू है ये आपका पॉइजन्स रेशियो है, बाकी E, G और K ये क्या है आपके, ये सब के सब इलास्टिक मॉडली हैं। इलास्टिक मॉडली यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। अब हम बात करेंगे इन सब पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला लिखा गया व्हिच वन इज, क्वेश्चन है ये, व्हिच वन इज वैलिड फॉर लीनियर इलास्टिक, व्हिच वन इज वैलिड फॉर लीनियर इलास्टिक। इसका ऑप्शन है पहला E = G, दूसरा ऑप्शन है G = K, तीसरा ऑप्शन है E = K, और चौथा ऑप्शन है E = G = K। E = G = K क्या है इसमें, ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा संबंध लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो का मान कितना होता है। तो हम अगर टेबल में जाएंगे तो पता है कि म्यू का मान जो होता है वो लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए 0.25 से ले करके 0.42 के बीच में वेरी करता है। जिस भी रिलेशन के लिए म्यू का मान इसके बीच में आ जाएगा समझ लो वह रिलेशन क्या है, लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें से एक एक करके सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा संबंध लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड है। सबसे पहले हम आते हैं पहले पर। पहला केस जो लिखा हुआ है यह है E और G के बीच में। हमारे पास E और G के बीच में संबंध जो था E = 2g 1 + म्यू था। यदि यहाँ से E और G के मान आपस में बराबर कर दिए जाएं तो यहाँ से ये कट जाएगा और 1 आ जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी कि 1 + म्यू = 1/2, या यहाँ से म्यू = आ जाएगा माइनस में 0.5। यदि किसी पदार्थ के लिए E का मान G के बराबर हो गया है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए म्यू का मान माइनस में 0.5 हो जाएगा। क्या माइनस में 0.5 मान जो आ रहा है ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल हो सकता है? तो आपका जवाब होगा नहीं, चूंकि माइनस में आ गया इसका मतलब है कि डेफिनेटली ये क्या होगा, एक रिहोप्लास्टिक मटेरियल होगा। रिहोप्लास्टिक मटेरियल होगा डेफिनेटली। अगर हम दूसरे पर पहुंचें तो दूसरा क्या लिखा हुआ है, G = K। G और K के बीच में क्या रिलेशन है, तो लिखा है म्यू = 3k - 2g / 6k + 2g। इस रिलेशन पर अगर हम जाएं और ये सारे के सारे G और K को आपस में बराबर कर दें तो ये सब के सब कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। ऊपर में आ जाएगा 3 - 2 = 1, नीचे आएगा 6 + 2 = 8, 1/8। दैट मीन्स इसका मान आ जाएगा 0.125। म्यू का मान आया 0.125, यानी कि म्यू का मान कहीं ना कहीं अगर हम कह दें कि 0.1 से 0.2 के बीच में वेरी कर रहा है। 0.1 से 0.2 के बीच में अगर वेरी कर रहा है इसका मतलब है क्या ये म्यू के इस रेंज में है, क्या लीनियर इलास्टिक के रेंज में है? नहीं। अगर हम देखें टेबल में तो यह रेंज जो है ये कंक्रीट के लिए है, और कंक्रीट के लिए अगर रेंज है तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये वैलिड हो सकता है किसके लिए, कंक्रीट के लिए। तीसरा केस जो हमारे पास है E = K। E = K का मतलब है एक फार्मूला हमारे पास है E = 3k 1 - 2 म्यू। इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ से E और K को कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पर 1 कर दें तो यहाँ जाएगा 1 - 2 म्यू = 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे ये वैल्यू इधर आ जाएगी, यानी कि यहाँ से ये इधर आएगा तो माइनस में आएगा और ये हो जाएगा 2/3 माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दें, 2 से 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू = आ जाएगा 1/3 यानी कि 0.33।
क्या म्यू का यह मान लीनियर इलास्टिक के लिए वैलिड है? तो पता लगा कि 0.33 इस रेंज में आ रहा है। इस रेंज में अगर आ रहा है इसका मतलब है कि यह जो रिलेशन है ये लीनियर इलास्टिक मटेरियल के लिए वैलिड है, यानी कि ये स्टील के लिए वैलिड है। स्टील के लिए वैलिड हो सकता है, एल्युमिनियम के लिए वैलिड हो सकता है, कॉपर के लिए, सोने चांदी, जितने भी लीनियर इलास्टिक मटेरियल हैं ये लगभग सभी पदार्थों के लिए वैलिड हो सकता है। क्या कि बल्क मॉडुलस का मान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर हो सकता है। चौथा जो रिलेशन लिखा गया है E बराबर G बराबर K, ये कहाँ से आएगा? अगर हम देखें तो एक और रिलेशन हमने लिखा था E बराबर 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस G। इसमें से अगर हम सबको आपस में बराबर कर लें तो किसी कीमत पे आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं। देखा जाए इन सबको बराबर करेंगे कट होगा, ऊपर में 9 नीचे में 4 आ जाएगा, किसी भी कीमत पे ये इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं होता, यानी कि यह रिलेशन किसी भी प्रकार के पदार्थ के लिए वैलिड नहीं है। तो ध्यान रखना इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपको अगर ये दे दे किसी पदार्थ के लिए G का मान K के बराबर है तो वह पदार्थ होगा, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। यदि किसी पदार्थ के लिए G का मान K के बराबर है तो वह पदार्थ होगा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? कंक्रीट। कैसे पता लगाएंगे? जब G बराबर K दे देगा तो आप फटाक से इस रिलेशन में पहुंचेंगे G और K के रिलेशन में, और आप म्यू का मान निकालेंगे, और म्यू का मान देखेंगे कितना रहा है। म्यू के मान के आधार पर ही आप डिसाइड करेंगे कि वह कौन सा पदार्थ है। मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन दे दिया जाए जिसमें म्यू का मान जो आ जाए वो -1 से भी कम आ जाए या 0.5 से भी ज़्यादा आ जाए, ऐसे केस में आप कहेंगे कि यह रिलेशन किसी भी प्रकार के पदार्थ के लिए वैलिड नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है जो भी रिलेशन दिया जाए उस रिलेशन के लिए म्यू का मान हमेशा -1 से 0.5 के बीच में आना चाहिए।